दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राजस्थान के जयपुर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर चुनावों की सरगर्मी नेताओं के सिर चढ़कर बोल रही है। एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यह है, राम के नाम पर सियासी लड़ाई किस तरह से आगे बढ़ रही है। इन चुनाव में अलग अलग हिस्सों में इसकी पूरी तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है। आपको बताते चले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार राम के नाम को लेकर आगे बढ़ रही है और आज तो योगी कैबिनेट की बकायदा बड़ी बैठक भी अयोध्या में आयोजित की गई, जिसके जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश इन चुनावी राज्यों में की जा रही है। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या में भव्य तैयारी इसको लेकर की जा रही है और हर मंच से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता राम के नाम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, भव्य राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसको वो पूरा कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, मंडल और कमंडल की राजनीति अब किस तरह से आगे बढ़ रही है। 2024 के मद्देनजर बिहार सरकार की ओर से आज एक बड़ा निर्णय लेते हुए विधानसभा के भीतर जातीय आधारित आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। इसको लेकर सियासत जोरों पर है, लेकिन बिना किसी विरोध के ये प्रस्ताव पूरी तरह से पास हो गया है और यकीनन इसके जरिए नीतीश कुमार, उनकी पार्टी और आरजेडी को पूरी उम्मीद है कि इसके जरिए 24 की सियासत को साधने में उसको पूरी मदद मिलने वाली है। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर से कुछ ऐसा किया जिसके बाद उनके ऊपर आरोपों की बौछार शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी, हम पार्टी के नेता और बुजुर्ग नेता हैं, वो उनको लेकर तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल नीतीश कुमार की ओर से किया गया। नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया कि मेरी मूर्खता की वजह से ही ये मुख्यमंत्री बन गए। अब हमसे लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। कई नेता जीतन राम मांझी से मुलाकात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उनके घर पर भी पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर सियासी लड़ाई आर पार के राह पर आगे की ओर बढ़ती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। राम के नाम पर या फिर काम पर, या दूसरी तरफ ये जो मंडल बनाम कमंडल की जो पॉलिटिक्स है 24 में क्या असर करेगी और 2023 के विधानसभा चुनाव में सत्ता का ये जो सेमीफाइनल है वो क्या इसके जरिए तय करेगा कौन बैठेगा सत्ता के सिंहासन पर। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। चौबीस के महासंग्राम से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं की जुबान पर राम राम है। अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। अयोध्या में राम मंदिर का काम क्या कांग्रेस कर पाती? राम का मंदिर अयोध्या में बनना, मंदिर बन रहा है 11 जनवरी को। अब राम नाम की दुसाला तो चुनाव के कारण ओढ़ते हैं ये। 24 के महासंग्राम से पहले विपक्षी नेताओं की जुबान पर जाति जनगणना का नाम है। 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें। अगर इस देश में 50% ओबीसी है, हम लोग के पास तो साइंटिफिक आंकड़ा है भाई। और इस तरह देश की चुनावी सियासत का मुद्दा एक बार फिर 3 दशक पुराने मंडल बनाम कमंडल की ओर लौटता नजर आता है। एक तरफ चुनावी रैलियों में बीजेपी का हर नेता राम और अयोध्या का नाम लेना नहीं भूलता, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार बिहार में जाति गिनकर आरक्षण बढ़ाने का बिल पेश और पास कर चुके हैं। बिहार विधानसभा में पारित किए गए बिहार पदों और सेवाओं में आरक्षण संशोधन विधेयक में जाति जनगणना के बाद आए आंकड़ों के मद्देनजर जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक अब तक अति पिछड़ा वर्ग को जो 18% आरक्षण दिया जाता था उससे बढ़ाकर 25% किया जाना है। पिछड़ा वर्ग को जो 12% आरक्षण दिया जाता था उससे बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। अनुसूचित जाति को जो पहले 16% आरक्षण मिलता था उससे बढ़ाकर 20% किया जाना है और अनुसूचित जनजाति को 1% की जगह अब 2% आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है। इस तरह जाति आधारित आरक्षण जो पहले 50% था बढ़कर 65% करने का प्रस्ताव पास हो गया है। बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, या आप लोगों से परामर्श है। आरक्षण के दौरान पर इसको ऐसे बढ़ाए ताकि ये सब एक राजनीतिक जुमला बन के ना रहे। उनके पास कौन सा आंकड़ा है ये ना बताइए, बढ़ाया या घटाया, किसी बेस पे ना बोलेंगे, कौन से बेस पे? रोहिणी आयोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से तो पुनः निरीक्षण करके जो 2300 जातियों को आरक्षण नहीं मिला है,
अगर जरूरत पड़े तो 75 के 80% तक कीजिए। सत्ता पर कब्जे के लिए बिहार की सियासत जिस जाति गणना के रास्ते पर बढ़ रही है, उसे कामयाबी की गारंटी मानते हुए उसी रास्ते के पीछे होने के लिए मुल्क में सियासी होड़ भी लग चुकी है। अगर इस देश में 50% ओबीसी है तो सरकार को चलाने में 50% भागीदारी होनी चाहिए। सही या गलत? दूसरी ओर पीएम मोदी बार बार कहते हैं कि इस देश में एक ही जाति है, गरीब की, जिसके लिए उनकी सरकार काम करती है, और अब पूरी बीजेपी रामकाज के आदर्शों पर चलने के दावे करती दिखाई देती है। वरना जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हों तो पीएम से लेकर सीएम तक और केंद्रीय मंत्रियों से लेकर पार्टी अध्यक्ष तक चुनावी मंचों से यूं ही राम मंदिर और अयोध्या का जिक्र करते नहीं दिखते। अब तो पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग भी अयोध्या धाम में आयोजित कर दी गई। युग की ओर जा रही है, पूरी दुनिया आज अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रही है। जनवरी को प्रभु रामलला का भव्य मंदिर का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं और हम सब उत्तर प्रदेश के वासी पलक पावड़े बिछा करके उस पल का इंतजार कर रहे हैं। देश के 140 करोड़ जनता का सपना था कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। अब राम नाम की दुसाला तो चुनाव के कारण ओढ़ते हैं। ये जो पाखंड करते हैं वो जवान पर इनके आ जाता है। उधर बीजेपी के विरोधी दल राजनीति में राम नाम के इस्तेमाल पर ऐतराज जता रहे हैं। कभी अयोध्या में ताला खुलवाने का श्रेय ले रहे हैं, कभी मंदिर में देश के पैसे की बात कर रहे हैं। अब ओबीसी आरक्षण से लेकर जाति गणना और राम मंदिर और हिंदुत्व की गलियों के बीच से गुजरती सियासत 2024 के महासंग्राम में किस हाईवे पर दौड़ती है, उसका इंतजार पूरे देश को है। आज तक ब्यूरो। जाति और धर्म का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। सवाल बड़ा ये है 2024 के चुनाव में क्या इसके ऊपर कोई मुद्दा होगा जो इस पर भी हावी हो जाएगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको सुना देते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को लेकर आज किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद एचएम हम पार्टी के नेता और बीजेपी उनके ऊपर आक्रामक है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था 7 पार्टी में। अध्यक्ष महोदय अभी हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। असल समर्थन कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं ये बहुत गलत, सारे लोग समर्थन कर रहे हैं और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है। सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत, अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और हम उनके बारे में कहना चाहते हैं, वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए, 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं।
तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी कुछ इस तरह का बयान दे जाते हैं जिसके बाद विवाद पैदा करने पे कहते हैं कि मुझे शर्म है कि मैंने इस तरह का बयान दिया। कभी तू तड़ाक की भाषा पर उतारू हो जाते हैं, ये कहते हैं कि हमने इस आदमी को मुख्यमंत्री बनाया, ये मेरी मूर्खता थी। अब ये जो शब्दों का जाल बुना जा रहे हैं, ये कहां पर थमेगा, रुकेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। सिद्धार्थ यादव जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप जी, कुलदीप कुमार हमारे साथ एमएलए स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। जीएम शाहीन साहब, सीनियर लीडर हैं, जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही धीरेन्द्र कुमार जी, स्पोक्स पर्सन एलजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शाहीन साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए, क्या हो गया है मुख्यमंत्री को? कभी शर्मिंदा होते हैं अपनी बात पर, कभी मूर्ख बताते हैं खुद को। कहां पर जाकर थमेगी ये बदजुबानी? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो कल का जो मामला हुआ था वो कल ही क्लोज कर दिया। जैसे हमने कल कहा था, किसी से माफी मांगी तो किसी को माफ कर लिया, एक गालिब का शेर है। रही बात आज का जो विधानसभा का मामला है, जो विधानसभा में हुआ, देखिए ये सब चीजें जो एक डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन जो नजर आ रही है हमें, जो भारतीय जनता पार्टी का एक डिप्रेशन, और बिल्कुल होना भी चाहिए, एक जायज है उनका, तो वो कुछ भी कहेंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और दूसरी बात, अगर उनको ज्यादा अच्छा लगता है कि मांझी की इतनी परेशानी है, तो मांझी जी को वो अपने साथ अपनी पार्टी में ले ले, देश का प्रधानमंत्री बना ले, तो हमें क्या एतराज है? हम लोग जहां तक सवाल बड़ा ये है, नहीं शाहीन साहब, सवाल बड़ा ये है, देखिए जीतन राम मांझी 80 साल के बुजुर्ग नेता हैं, जो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि एक बुजुर्ग नेता का, एक महादलित का अपमान करने का काम उन्होंने किया है। और रही बात अगर राजनीति की कि हमने किसको बना दिया, किसको बिगाड़ दिया, जनता बनाती और बिगाड़ती है। जब उन्होंने जिन परिस्थितियों में जीतन राम मांझी को सत्ता दी थी, क्योंकि बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था जेडीयू को, मुझे आज भी याद है कि जिसके बाद चारों तरफ से आलोचना हो रही थी नीतीश कुमार को लेकर, फिर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ी और जीतन राम मांझी जो कि महादलित समुदाय से आते हैं, और महादलित समुदाय ने बड़ी तादाद में वोट किया था नीतीश कुमार को, तो उन्होंने बना दिया। तो फिर ये कहना कि हम तो हमने मूर्खता कर दी इनको बनाकर, ये कौन सी भाषा है शाहीन साहब? नहीं, सही, जाहिर सी बात है। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि जहां तक उस वक्त जब वो पार्टी में आए थे, और जब पार्टी में उनको लिया गया था और उनको चीफ मिनिस्टर बना गया था, तो किसने बनाया था? वो बीजेपी ने थोड़ी बनाया था, वो तो उस वक्त चित्रा जी हम लोगों ने बनाया था ना चीफ मिनिस्टर। लेकिन आज अगर वो ऐसी बातें करते हैं, वो अगर एक जमाने में चीफ मिनिस्टर बने, तो किस आदमी ने बनाया, किन लोगों ने बनाया? और उनका एहसान होना चाहिए थे उन लोगों को, उनको कम से कम नतीजे का एहसान होना चाहिए कि कम से कम नतीजे ने उनको कभी चीफ मिनिस्टर भी बना दिया बिहार का, जो वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। तो ऐसे लोग जो है, जो क्या कहते हैं, जो एक पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में जाते हैं, या अपना ये लोग जो है किसी के नहीं है, और ये किसी के वफादार हो भी नहीं सकते। आज जो बीजेपी इनका समर्थन दे रही है, और ये बीजेपी के भी सिद्धार्थ यादव जी, अब सीधे आपके पास आते हुए उनकी बातों पर करेंगे। ठीक है, चूंकि राम के नाम को लेकर बीजेपी बड़ा आक्रामक तरीके से आगे बढ़ी है, इस पर मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन उसके पहले जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ने ही बनाया था, इस बात से तो इनकार आप नहीं कर सकते। राष्ट्रीय पटल पर जीतन राम मांझी का नाम अगर सामने आए तो उसके पीछे नीतीश कुमार ही थे, तो फिर इतना ज्यादा बवाल भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? चित्रा जी, अगर उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, तो क्या नीतीश कुमार जी ने ठेकेदारी ले ली है? क्या वो दलितों को गाली देंगे? या उनने इस बात का बेड़ा उठा लिया है कि जो भी दलित बन जाए या कोई भी ऐसा व्यक्ति आ जाए, उसको वो गाली देने का काम करेंगे? ये हो क्या गया है प्रदेश के मुख्यमंत्री को? क्या हो गया है नीतीश जी को? कभी कल वो महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, आज वो दलितों को गालियां दे रहे हैं, जीतन राम मांझी को गालियां दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कहां से मिल रही है उनको ठेकेदारी? गाली देने की ठेकेदारी किसने दी? और मैं आपके बीच में नहीं बोला था मान्यवर, आप भी मेरी बात सुनिए। ये गाली देने की ठेकेदारी किसने दी? ये घृणा कहां से आ रही है? और क्या मुख्यमंत्री जी को कौन से ये सत्ता का नशा उनके सर पर चढ़ चुका है कि जिस प्रकार की भाषा वो पिछले 2 दिन से बोल रहे हैं सदन के अंदर, वो बिहार विधानसभा को ही नहीं, बिहार प्रदेश को ही नहीं, पूरे देश को शर्मसार कर रही है। पूरे विश्व में हमारी खिल्ली उड़ाई जा रही है। पूरा विश्व कह रहा है कि कैसे कोई सूबे का मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है, जो भाषा परिवार के साथ बैठ करके ना सुनी जा सके, ऐसी भाषा प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। और वो अभी यहां पर आकर के हमारे जेडीयू के प्रवक्ता उनको डिफेंड करेंगे। वो कह रहे हैं हमने बनाया था मुख्यमंत्री, इसलिए हम गाली दे सकते हैं। अरे आपने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया था, तो गाली देने का राइट आपको नहीं मिला। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किसी को भी गाली देने का राइट आपको नहीं है। और मेरे को तो शर्म आती है चित्रा जी, जो बात कल कही है नीतीश जी ने
उसके बाद उनके डिफेंस में जिस प्रकार से ये सारे दल उतरे, जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री से लेकर के जितने ये पूरे अलायंस के पार्टनर्स हैं वो साथ में आ गए। वहां पर बैठी महिला विधायक शर्मसार थी, वहां पे बैठा उसको सुनने वाली एक बहन बेटी शर्मसार थी। क्या आपने किसी माँ बहन बेटी के साथ ऐसी बात कर सकता है? और नीतीश जी ऐसी बात बोल करके आज यहाँ पर उनके प्रवक्ता कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं अरे हमने बनवाया था, हमने बनवाया था मांझी जी को। अरे बनवाया था तो क्या, गाली देने का अधिकार आपको नहीं है, किसी को भी नहीं है। और आप इस प्रकार से अगर दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, महिलाओं को, ठीक है, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। जवानी अत्याचार को करेंगे, जातीय आरक्षण को भी बढ़ा दिया है नीतीश कुमार ने। ठीक है, मैं लौटूंगी शाहीन जी जल्दी से, उसके बाद आशुतोष जी आपके पास। ठीक है शाहीन जी जल्दी से। नहीं देखिए अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि रोजगार बढ़े। जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा कल को? अगर आप देखें कि जो 60% से ज्यादा लोग जो है जो इस जाति जनगणना में आते हैं तो उनकी मदद कौन करेगा? ये हमारा फर्ज बनता है। और आने वाले दिनों में हमारी कोशिश है कि जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो आगे बढ़े, उनको नौकरियां मिले, उनको रोजगार मिले, उनको काम मिले। देखिए हम वो लोग तो नहीं है कि जो हम खाली लोगों ने एक मंदिर बनाया तो उसी का डंडोरा पीटे। ये हम नहीं कहते कि मंदिर बनाई अच्छी बात है। और राम मंदिर का जहां तक ये बात कर रहे हैं, राम मंदिर जो है वो कोर्ट ने परमिशन नहीं दिया, वो बीजेपी ने परमिशन नहीं दिया। राम मंदिर की जगह हम भी होते तो हम भी गवर्नमेंट में होते, हम भी राम मंदिर बना लेते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका डिंडोरा पीटे। लेकिन उसके साथ साथ जो देश में इतना बेरोजगारी का हाल है, जो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट है, चित्रा जी उसका जिम्मेदार कौन है? देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? देश की सरकार क्या कर रही है? अगर आप देखें हर स्टेट में जाकर जो रेशियो अरे शाहीन साहब देखिए, जब विकास के मुद्दे पर आप डिबेट करेंगे ना तो फिर सर आप घिर जाएंगे। शाहीन साहब अगर आप विकास के मुद्दे पर डिबेट करेंगे तो आप घिर जाएंगे। आप जाति के आधार पर डिबेट करके जीत सकते हैं, लेकिन विकास के आधार पर आप देखिए, अब चूंकि आपने विकास की बात कर दी है तो मुझे आंकड़ा बताना जरूरी होगा ना, क्योंकि आज ही आरक्षण के दायरे को आपने बढ़ा दिया है, उसके जरिए क्या हासिल होगा बिहार को? ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन आपने अब सवाल कर ही दिया है तो मैं आज बहुत सारा आंकड़ा लेकर आई हूँ बिहार का कि विकास के पैमाने पर बिहार कहाँ खड़ा होता है। आज बिहार के 2,76,00,000 परिवारों में से लगभग 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। शाहीन साहब गौर से सुनिए इस बात को, हर महीने 6,000 रुपए से कम कमाते हैं लोग। बिहार में लगभग 34% परिवार गरीबी रेखा से नीचे है और गरीबी के मामले में पूरे भारत में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की बात करें, पूरे भारत में बिहार नंबर 1 आता है गरीबी के मामले में। अब आगे बढ़ते हुए इसी तरह से प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी देश के सभी बड़े राज्यों में वो पीछे। आप बोलेंगे तो और भी लंबी फहरिस्त है मेरे पास, तो आप अगर आएंगे विकास की बात करने के लिए तो आप घिर जाएंगे शाहीन साहब। लेकिन अब मैं सीधे आशुतोष जी आपके पास आते हुए, ये जो 2024 की सियासत जैसे जैसे करीब आ रही है, एक तरफ बीजेपी बोल लीजिए शाहीन साहब बोल लीजिए, उसके बाद में आशुतोष जी और कुलदीप जी आपके पास आ रही हूँ। बोलिए सर। चित्रा जी विकास में बताइए ना बिहार जो है, अगर टॉप 5 में कहीं भी आपने विकास के पैमाने पर अपनी जगह बनाई हो, सरकार में क्या ये हमारी सरकार में क्या बीजेपी, देखिए चित्रा जी, क्या बीजेपी हमारा पार्टनर, सहयोगी पार्टनर नहीं रहा बिहार के अंदर? उस वक्त बीजेपी ने कौन सा सपोर्ट किया? कितने सारे फंड्स हमारे पास आ गए? अरे बीजेपी सहयोगी मुख्यमंत्री तो एक ही थे ना, या नीतीश कुमार थे या फिर लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से कोई था। अब बीजेपी को आप नंबर 2 पार्टनर बनाकर मैं बीजेपी से पूछ लूंगी कि वो क्या कर रहे थे, लेकिन अभी तो जवाबदेही जेडीयू की होगी ना सर। अच्छी बात बताए, हमेशा जाति के आधार पर आप लोग अपनी सियासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मुझे ये बताइए विकास के पैमाने पर बिहार कहाँ पर खड़ा है सर? बिहार के छोटे छोटे बच्चों का चेहरा आप लोग देखिए, उनके लिए क्या भविष्य तय कर रहे हैं आप? जो गरीब महिलाएं हैं उनका क्या भविष्य तय कर रहे हैं आप? और मुझे ये भी बताइए, नहीं सर एक सवाल और, शाहीन जी मुझे ये भी बताइए कि बिहार की जो जनसंख्या है उसमें सरकारी नौकरी कितने फीसदी लोगों को मिलती है? क्या आप जाति आधारित आरक्षण बाद कितने लोगों को आप रोजगार दे देंगे? बताइए आज आप देश को, और सही आंकड़ा बताइएगा वरना मैं बताऊंगी। चित्रा जी आप जानते हैं कि देश में सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी है। हमारी खाली डिस्ट्रिक्ट पटना की जो है 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी है। आप चित्रा जी बताइए, और सबसे ज्यादा नौकरी देने का काम जो है, जबकि यूपी नंबर 1 जो सबसे ज्यादा जहाँ पर ये आबादी मानी जाती है, एंड सेकंड नंबर पे हमारा बिहार है। और नौकरियां, सरकारी नौकरियां देने का जहां तक सवाल है, यूपी से ज्यादा हम लोगों ने करके दिया। आज हमारा जो बिहार है, आज बिहार सुरक्षित है। आज रात के 2 बजे भी जो है
कोई भी सड़क पर चलकर उसको किसी डाकू लुटेरे या मुंडे का अगड़ा पिछड़ा की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, मुझे आप ये बताइए बिहार की जो जनसंख्या है, सर बिहार की जनसंख्या में कितने फीसदी लोगों की जिंदगी चमक जाएगी आपके आरक्षण के जरिए? बता रहा हूँ सर 32 सालों से 2 पार्टियों का शासन है बिहार में, और आप लोग किसी भी पैमाने पर बिहार को टॉप 5 में अगर नहीं लेकर आ पाए हैं तो जाति के आधार पर आरक्षण की बात ही करेंगे आप लोग। हम लोग पिछड़े और गरीब लोगों को देखने के लिए जाति गिनने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके घर में जाकर देखेंगे आपको पता चल जाएगा। जो 6-6 हजार रुपए आप लोग हर समय बाढ़ के समय आप लोगों उनको देकर आते हैं, सर पता चल जाएगा। मैं अब आशुतोष जी आपके पास आते हुए इन सब चीजों पर नहीं जाते हुए, अब बीजेपी की ओर से भी ऐसा लग रहा है कि विकास की बातें पीछे छोड़ दी गई हैं और राम या फिर हिंदुत्व को लेकर ही आगे की सियासत बढ़ाई जा रही है। और दूसरी तरफ बिहार से ये जो मंडल बनाम कमंडल की सियासत है, क्या 2024 में ही काम करेगा इन पार्टियों के लिए? आशुतोष जी। चित्रा जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में अगर आप ये समझें तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पर लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने और इंडिया गठबंधन ने जो जाति जनगणना का प्रश्न खड़ा कर दिया है और उसके बाद बिहार ने 2 कदम आगे जाकर उस रिपोर्ट को पब्लिक किया है और उसके आधार पर 65% आरक्षण की बात की है, तो बीजेपी को लगता है कि वो एक इनिशिएटिव, वो पहल अब इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के पास है, लिहाजा उस पिच पर खेलकर आप अपनी सरकार या चुनाव नहीं जीत सकते। तो भारतीय जनता पार्टी को इस मसले का निराकरण करने के लिए या इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या काउंटर करने के लिए राम मंदिर के मुद्दे को उठाना ही पड़ेगा। ये अप्रत्याशित भी नहीं है और ये अचानक भी नहीं है कि अचानक योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट को लेकर अयोध्या जाते हैं, वहां कैबिनेट की बैठक करते हैं। लेकिन क्या राम मंदिर का ये मुद्दा 2024 में भी कारगर साबित होगा या नहीं साबित होगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अब बिल्कुल स्पष्ट है कि 2024 के लिए 2 नैरेटिव होंगे। एक नैरेटिव जिससे सेक्युलरिज्म की बात होगी, कास्ट सेंसस की बात होगी, दूसरा बीजेपी का नैरेटिव होगा राम मंदिर के मसले पर, हिंदुत्व के मसले पर, और साथ ही साथ बीजेपी ये भी साबित करने की कोशिश करेगी कि ये जो इंडिया गठबंधन है इसमें भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा है और इस पर ये लोग जो है इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है धीरेन्द्र कुमार जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद कुलदीप जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। धीरेन्द्र जी, अब राम नाम के सहारे ही रहेगा क्या इंडिया गठबंधन? देखिए, राम नाम पवित्र है, उसका सहारा सदैव इस जीवन में इस मूल्य में रहेगा। लेकिन जहां सरकार चलाने की बात है, जहां पे लोगों के विकास की बात है, हम राम राज्य की कल्पना अगर करते हैं तो उसके अनुरूप काम भी करते हैं, विकास भी कर रहे हैं, लोगों को सहायता भी पहुंचा रहे हैं और सकूनत भी दे रहे हैं। लेकिन आज बिहार में जो स्थिति बनी हुई है, कल ही नीतीश कुमार जी का जो घिनौना चेहरा पूरे देश ने देखा है। आज जो आरक्षण की बात उन्होंने बढ़ाई है, हम लोग चाहते हैं कि आरक्षण बढ़े, उसका दायरा और सीमा बढ़े, बिल्कुल वो सही है। लेकिन पिछले 18 वर्षों से तो लगातार नीतीश कुमार जी गद्दी पर बैठे हुए हैं, उसके पहले आदरणीय लालू प्रसाद जी गद्दी पर बैठे हुए थे। आज भी हमारा पर कैपिटा इनकम पूरे देश में सबसे निचले स्तर पर है, ये शर्म की बात होनी चाहिए। और ये 18 सालों में इनको दायरा बढ़ाने की कभी याद नहीं आई। आज चुनाव के 10 दिन पहले उनको याद आती है। और जिस आरक्षण के सहारे हम समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की आगे बढ़ाने की कल्पना करते हैं, आज उसी अंतिम पंक्ति का व्यक्ति मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय मुझे बोलने दीजिए, आपने बोल लिया है ना, बीच में मत टोकिए। आज उसी अनुसूचित जाति से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतनराम मांझी जी को अपमानजनक शब्द नीतीश कुमार ने कहा। इसीलिए कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने चिंता जाहिर की थी नीतीश कुमार जी की सेहत के बारे में। उन्होंने चिंता की थी कि कहीं न कहीं मानसिक रूप से जनता दल के लोगों को उनको दिखलाना चाहिए। बिहार के लोग उनके हवाले पड़े हुए हैं, केवल जनता दल के लोग नहीं है। और आप चिंता मत करिए, नीतीश कुमार जी के चेहरे को आप लोग जैसे लेके घूमेंगे, हम लोग भी उनके चेहरे को उजागर करेंगे पूरे देश में कि नारियों के प्रति उनका क्या सोच है, उनकी कैसी नीयत है और क्या वो चाहते हैं। और पूरे भारत में अगर आपको जब मौका मिलता है नीतीश कुमार के साथ सरकार बना लेते हैं आप लोग, जब वो खिसक कर उधर चले जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि हम उनके खामियों को गिनाएंगे। ठीक है, मैं आ रही हूँ, शाहिद साहब आप आगे बोलिएगा। कुलदीप कुमार जी एक सेकंड तो मैंने प्लीज 10 सेकंड। चित्रा जी, जब तक हमारे साथ नीतीश कुमार जी थे,
चरित्रवान के रूप में जाने जाते थे, सुशासन बाबू कहलाए। और जब संगत बदली है तो आज वो विधानसभा में जो दिखा वो दुशासन की सभा दिखी, सुशासन की विधानसभा मुझे नहीं दिखी। चलिए ठीक है। कुलदीप कुमार जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, आज आप हमारे विशेष मेहमान हैं, बहुत स्वागत करते हुए बहुत लंबे समय के बाद आप आए हैं दंगल में। मेरा ये सवाल है कि जाति और धर्म, धन्यवाद, इसी पर चलेगी सियासत, इसी के जरिए 2024 को नापा जाएगा कुलदीप कुमार जी, क्योंकि आपके इंडिया गठबंधन की ओर से भी इसको लेकर आया जा रहा है। अब जाति के आधार पर बिहार की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, इससे मिलेगी क्या जीत कुलदीप जी? देखिए चित्रा जी, इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि हर सरकार का ये काम होता है कि जो भी लोग इस धारा में पीछे छूट गए हैं उनको बराबरी पे लेके आए सरकार, और हर तबके और वर्ग के लिए बराबरी सरकार काम करने का काम करे। जो लोग पीछे पंक्ति में छूट गए उनको शुरुआती पंक्ति में लेके आया जाए, आगे की लाइन में लेके आया जाए। हर सरकार का काम होता है, उसका धर्म होता है, उसको एक काम करना चाहिए। उसी में मैं आपको बता दूं, जैसे आप दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पिछले 8-9 सालों से है। अगर दिल्ली के अंदर हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ठीक किया, वहां के बच्चे आज IIT के एग्जाम के लिए कर पाते हैं, नीट के एग्जाम के लिए कर पाते हैं, तो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वहां पर सभी के लिए एक तरह की शिक्षा, समाज शिक्षा का व्यवस्था की गई, ताकि हर गरीब से गरीब का बच्चा अच्छा पढ़ लिख कर अफसर अधिकारी बन सके। हमने स्वास्थ्य की व्यवस्था की, मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था की, वह गरीब हो, अमीर हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, दलित हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए वो अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करने का काम किया। हम दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली देने का काम करते हैं, वो गरीब हो, अमीर हो, हर व्यक्ति के लिए जो जरूरतमंद है उस जरूरतमंद तक वो सहायता पहुंचे, उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी प्रतिबद्ध है। और इसी विकास के मॉडल को लेके हम जाति धर्म के मॉडल को लेकर नहीं जाते, इसी विकास के मॉडल को लेके हम आगे बढ़ते हैं। और उसी के लिए अरविंद केजरीवाल जी का नाम जाना जाता है कि देश भर के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य में किसी ने काम किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया, वो डेवलपमेंट का मॉडल दिखाने का काम किया देश को। लेकिन आज जो आप जाति जनगणना की बात है, तो जातिगत जनगणना की जो बात हो रही है वो तो होनी चाहिए, उसमें क्या दुराय है, किसी को, सबको होनी चाहिए। कौन पीछे छूट गया है, कौन आगे आया है, किसकी तरक्की हुई है, किसकी नहीं हुई है, ये हर सरकार के पास डेटा होना चाहिए, सरकार के पास आंकड़ा होना चाहिए। फिर सरकार उसको देख के पॉलिसी बनाए, सरकार उसको इंप्लीमेंट करने का काम करे, उसके ऊपर काम करने का काम करे। जाति आधारित जनगणना दिल्ली में भी करवाएगी आपकी सरकार? तो मैंने कहा ना, मैंने कहा दिल्ली के अंदर तो चित्रा जी, दिल्ली और पंजाब में तो अब आप देखेंगे तो हर व्यक्ति के, मैंने कहा गरीब से गरीब, किसी जाति का, किसी धर्म का व्यक्ति हो, उसके स्कूलों को शानदार करने का काम पिछले 8 सालों में केजरीवाल जी ने करने का काम किया। दिल्ली में चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, अगर आज वहां दवाइयां फ्री मिलती हैं, टेस्ट फ्री मिलते हैं, तो इसलिए मिलते हैं कि हर किसी के स्वास्थ्य, तो सबसे मेन एजेंडा जो है वो विकास का एजेंडा है, शिक्षा का एजेंडा है, एजुकेशन का एजेंडा है, हेल्थ का एजेंडा है। उस एजेंडे को लेकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये देश दुनिया का नंबर 1 देश बन पाएगा। और उसको इंप्लीमेंट करने का काम अगर किसी ने किया तो वो, अगर हम कहेंगे कि जाति के आधार पर हम उन तबकों को आगे बढ़ाने की बात करें, सर गरीबों को आप जाति के आधार पर क्या देखेंगे? उनको तो देखकर पता चल जाएगा कि कौन गरीब है कौन अमीर। बिहार में, यूपी में या देश के किसी भी हिस्से में आप जाइए, पंजाब में, राजधानी दिल्ली में, गरीब को देखने के लिए हमको जाति पूछने की जरूरत नहीं है। उसका रहन सहन, उसका खान पान, पढ़ाई का स्तर, सारी चीजों को देखकर खुद ब खुद आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपने जाति आधारित जनगणना की वकालत की है, तो पंजाब में करवाएगी क्या सरकार 2024 के पहले? कुलदीप जी देखिए चित्रा जी, मैंने तो आपको बताया ना, जो आपने बताया अभी, मैंने फिर कहा आपको कि अगर वो कोई भी पीछे छूट गया उस लाइन में तो निश्चित रूप से उसको आगे लेके आना चाहिए, आगे आना चाहिए उसको, निश्चित रूप से। उसमें क्या दोहरा है? तो वो जो करा रहे हैं उनको अपने स्टेट्स का पता होगा। लेकिन दिल्ली के अंदर, दिल्ली के, मैंने कहा ना, इस मॉडल को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा कोई वो नहीं है, हम कि जाति की धर्म की राजनीति नहीं करती आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी केवल विकास की राजनीति करती है। पंजाब की बात कर लूं तो पंजाब में भी आज अगर स्कूल ठीक हो रहे, सबके लिए हो रहे, और 300 यूनिट अगर बिजली फ्री की गई है तो हर किसी के लिए की गई है, उसमें किसी को देख के नहीं किया गया है। तो हमारी सरकार का एजेंडा है केवल और केवल काम की राजनीति, और ये भारतीय जनता पार्टी को शूट करता है। वो जाति धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को शोभा देती है। हम उस ट्रैक पर राजनीति नहीं करती आम आदमी पार्टी। सिद्धार्थ यादव जी, क्या बीजेपी को धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति सूट करता है, जो वो आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो कई बातें कही गई, मैं पहले तो बिहार की बात कर देता हूं। बिहार में बहुत बड़ा काम करवाया नीतीश जी ने, बहुत एक बड़ा सर्वेक्षण करवा करके और सबको लाभ पहुंचा दिया।
क्या स्थिति है सर्वेक्षण में, क्या स्थिति आई है बिहार की? मात्र 7% लोग हैं जो ग्रेजुएशन कर पा रहे हैं, 10% लोग हैं जो 12वीं तक पढ़ रहे हैं, 5वीं कक्षा तक पढ़ने वाले 22% ही लोग हैं। अरे आरक्षण के देने के बढ़ाने के बावजूद, सर्वेक्षण करने के बावजूद लाभ मिलेगा किसको चित्रा जी? आपसे बेहतर कौन जानता है? आरक्षण का लाभ है या तो एजुकेशनल क्षेत्र में या नौकरी में। ना बिहार में 2020 कोविड की महामारी के बाद ना नौकरियां बची, ना वहां पर शिक्षा का कुछ बचा। मैं पूछता हूं, हमारे जेडीयू के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, 2020 के बाद वो कौन सी यूनिवर्सिटी है बिहार की जिसने कोविड क्राइसिस के बाद 3 साल की डिग्री को 4 साल से कम में दिया हो? जहां ग्रेजुएशन 3 साल में नहीं हो रही, वहां पे सर्वे 3 महीने में करवा दिया, और इतनी जल्दी थी कि उसका आर्थिक सर्वेक्षण भी नहीं करवाया, पहले बताया भी नहीं। और जब गरीबी की रेखा आई तो थोड़ा नीतीश जी ने उस पर भी ध्यान दिया था। 35% लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, उन पर कुछ ख्याल किया। और दूसरी बात मैं चित्रा जी कहता हूं, आप मेरे को थोड़ा सा अवसर दीजिए, मैंने सबकी बात सुनी। मैं दूसरी बात कहता हूं, ये किनकी लड़ाई की बात हो रही है? 1.67% लोग हैं बिहार के अंदर जो सरकारी नौकरियों में, 1.67%, 16%, 1.67% वो है जो सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी इससे थोड़ा सा ऊपर। और सबसे ज्यादा कौन सा है? 16.73% जो मिस्त्री और मजदूर है। अरे जहां पर 16% मिस्त्री और मजदूर हैं, उनके लिए नहीं बोल पा रहे नीतीश जी। और 67% तो वो हैं जिनको या तो गृहिणी मान लिया गया है या फिर वो विद्यार्थी हैं, जो पूरे बिहार के उस परिप्रेक्ष्य में ना कहीं काम कर पा रहे हैं, ना कहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। जिस प्रदेश की ऐसी स्थिति हो, जहां के मुख्यमंत्री ने उसको ऐसे कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया हो, उस मोड़ पे ला करके खड़ा कर दिया हो, वहां पर अगर ये जुमला नहीं है, अगर ये गेंद ऐसी नहीं है, अगर ये पॉलिटिकल उनके गेंद्स के लिए खेले जाने वाला एक खेल नहीं है, तो इसको क्या माना जाएगा? रही बात दूसरी, बहुत दर्द हो रहा था सबको कि राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। राम मंदिर को लेकर के हम राजनीति नहीं करते। गोलियां खाई हमने राम मंदिर बनवाने के लिए। 400 सालों की यात्रा है, अब वो भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। आपको चिढ़ हो सकती है, आपका स्वागत है, चिढ़ रखिए, पर अगर आप उसके साथ खड़े होकर के अब आपके भी नेता रामलीला में जाकर के तिलक लगा रहे हैं, तो हम स्वागत करते हैं उसका, क्योंकि यही तो हमारी यात्रा थी कि आप भी आए। पर एक अंतिम बात मैं चित्रा जी कहना चाहता हूं, ये बात सिर्फ राम मंदिर की नहीं है। अब सुनिए, आपको मेरे को पता है चुभन लगी होगी, पर मेरी बात बस सुनिए। मैं 10 सेकंड बोल रहा हूं, मैं अंतिम बात बोल रहा हूं। चित्रा जी, ये मोदी का मॉडल है, मोदी का मॉडल। यहाँ भव्य राम मंदिर भी बनता है और देश में 100 यूनिकॉर्न्स भी बनते हैं। यहाँ पर महाकाल का कॉरिडोर भी बनता है और 29 किलोमीटर पर डे की सड़क भी बनती है। यहाँ 3 करोड़ लोगों के सर पे छत भी आती है और देश भर में धर्म का प्रचार भी होता है। लोग खुले मन से आ पाते हैं, कोई तुष्टिकरण नहीं होता। ये मोदी का मॉडल है, जहाँ यूपीआई किसी को नहीं मिलती है। जब भव्य राम मंदिर बन रहा है उसका स्वागत होगा। बिल्कुल गिनाया जा रहा है, बिल्कुल गिनाया जा रहा है चुनावों में। राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे आराध्य हैं। राम का नाम लेकर के हम बिल्कुल हर काम करेंगे, और राम का नाम लेकर के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी। राम का नाम लेकर के 2047 में हम भारत को विकसित करेंगे। अब शर्माने के लिए ये संकोच की राजनीति नहीं है, ये खुल करके राज्य की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और राम राज्य की बात कर रहे हैं। शाहीन साहब नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, राम ने आपको टेलीफोन किया कि मैं बीजेपी के साथ हूँ? अरे चित्रा जी, इनको पूछिए ना, राम ने इनको टेलीफोन किया, राम जी ने, कि मैं बीजेपी के साथ हूँ। अरे आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? इनको आप भगवान राम के लिए किस प्रकार की बात कर रहे हैं? राम ने आपको टेलीफोन किया, सोच ये कैसी बात बोल रहे हैं आप? अरे बता रहा हूँ शाहीन जी, आप माफी मांगे, ये क्या बात हुई बोलने की? राम ने आपको टेलीफोन किया, आप भगवान राम के लिए ऐसा बोलेंगे? मैं आपके भगवान के लिए कहूँ ये बात? ये इस प्रकार से आप देश की राजनीति चलाएंगे? राम मंदिर पूरा देश आपके लिए कही जाए बात, आप ये मत बोलिए कि हम राम मंदिर के नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आप देश में विकास की बात कर नहीं सकते, जातियों में आप बांटना चाहते हैं, और उससे बोला कि तब याद आया जब देश में ओबीसी प्रधानमंत्री है, सबसे ज्यादा मंत्री ओबीसी है, जब पिछड़ों की बात हो रही है। क्या किया नीतीश जी ने पिछड़ों के लिए? नहीं, आपने गलत बोला है, आपने गलत बोला है, माफी मांगिए। राम ने आपको फोन करके बताया था वो राम मंदिर जाएगा, बाकी के लिए अंदर जाना क्या बात करते हो आप लोग? राम क्या खाली आपका है? राम हर भाजपा ने वो सर्टिफिकेट ले रखा है क्या? शाहीन साहब सवाल सुनिए, पिछड़ों को कुचलते रहे, पिछड़ों की कभी आपने खाली राम अरे राम जी हर दिल के, वो तो हर दिल में है, हर घर में है। आप क्या राम के थे? राम जी ने फोन किया आपको? नहीं, आपने क्या, अब तो आपके दिल में आएंगे, बुलाया है क्या? अब तो आपको डंडा याद आ गया ना, जो चलने वाला है। वकील हूँ पेशे से, जो बात अरे वो तो हमेशा, अरे तुम लोग तो देश की आजादी के टाइम पर, देश की आजादी के टाइम पर कहाँ थे? आपको फोन किया था, किस प्रकार की देश की आजादी के टाइम पर कहाँ थे? तब कहाँ थे आप?
अरे छोड़िए, बता रहे हो, हमें सिखा रहे हो, जिनने देश को बनाया, यही जिनने देश के लिए कुर्बानी यही पूरे विपक्ष की सोच है। बताओगे आज कभी राम काल्पनिक लगता है, कभी आपको उसके प्रमाण चाहिए। तो मैं से आगे निकलते हुए सही बोलता है, ठीक है, अब सवाल सुनिए प्लीज। तो मैं नहीं, सवाल सुनिए शाहीन साहब, नहीं विपक्ष क्या पूछता है, आप सवाल सुनिए शाहीन साहब। शाहीन साहब आप सवाल सुनिए, शाहीन साहब आप सवाल सुनिए, एक सेकंड प्लीज, सबका ऑडियो डाउन कीजिए। जो बात कही गई है वो बहुत गलत है, मैं आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। ओके, ठीक है सिद्धार्थ जी, ठीक है, आपकी आपत्ति दर्ज हो गई है। शाहीन साहब वो आपत्ति कर रहे हैं, आपको माफी वो कह रहे हैं कि आप माफी मांगिए, राम जी ने टेलीफोन किया था उस मुद्दे पर। लेकिन शाहीन साहब एक और सवाल है, देखिए राम नाम के मुद्दे पर बीजेपी आगे बढ़ रही है तो वो श्रेय क्यों नहीं लेगी? भव्य राम मंदिर का निर्माण तो तभी हो रहा है ना जब मोदी सरकार है 500 सालों से जिसका संघर्ष चल रहा हो उसका वो श्रेय ले रही है। लेकिन शाहीन साहब एक और सवाल, ठीक है बिल्कुल सही बात है, राम सभी के भगवान है शाहीन साहब, लेकिन जिस राज्य में देखिए सिद्धार्थ ने जो एक बड़ी बात कही है वो गायब हो जाएगी, इसलिए मुझे उसका जिक्र करना जरूरी है। सिद्धार्थ जी की ओर से कहा गया कि आप 4 से 5 साल लेते हैं, जो डिग्री आपको 2 सालों के भीतर छात्रों को मुहैया कर दी जानी चाहिए, उसके लिए 5 साल 6 साल वो छात्र बैठकर इंतजार करता है, उसकी उम्र निकलती हुई चली जाती है, वो सरकारी नौकरी या किसी भी नौकरी के लायक एक समय के बाद बचता नहीं है। तो आप लोग इसमें इतना डिले करते हैं जब डिग्री देने की बात आती है बच्चों को तो, और जातिगत जनगणना तो आप लोगों ने बड़े सीमित समय में कर लिया। सर ये स्थिति क्यों बना कर रखी है आपने बिहार में? और मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए, 32 सालों से 2 पार्टियों का शासन है, उसके बावजूद आप बिहार को किस पैमाने पर ऊपर दर्जे पर लेकर गए विकास के, इसका भी जवाब जरूर दीजिए शाहीन जी आप। चित्रा जी मेरा जवाब सुनिए चित्रा जी, जब ये लोग हमारी पार्टी में थे, जब हमारे समर्थक थे, जब हमारे साथ इनकी सरकार थी, तब जेडीयू बहुत अच्छा था, तब हम लोग बहुत अच्छे थे। आज ये हमसे अलग हो गए तो हम लोग खराब हो गए। अब 3-3 साल बच्चों को लग रहे हैं डिग्री लाने में, तब इन्होंने ये सब चीजें क्यों नहीं की? उस वक्त जो इनकी सरकार, क्या ये लोग हमारी पार्टी के साथ नहीं? क्या इनकी और हमारी सरकार एक नहीं थी? हाँ भाई सरकार उसके लिए बैठी है, सरकार इसको देख लेगी। तो जो डिग्री बच्चों को समय पर नहीं मिल पा रही है उसके लिए नीतीश सरकार ने बीजेपी जिम्मेदार है। असेंबली में बात रखे, अपनी अपोजिशन को बोले, क्वेश्चन 0 आवर में अपनी बात रखिए वहाँ पर असेंबली में। कौन है सर आपके शिक्षा मना कर रहा है जिसको बीजेपी का इंतजार है? 7 साल 6 साल में डिग्री के लिए आपको बीजेपी क्वेश्चन आवर में सवाल पूछे तब आप लोग डिग्री देंगे समय पर, ये क्या बात हुई शाहीन साहब? कितने बच्चे परेशान हो जाते हैं? 3 साल 4 साल की डिग्री 7 सालों में आप देंगे? जरा सोचिए, आप उनकी जिंदगी के साथ सीधे खिलवाड़। कोशिश है वो हम बिल्कुल करेंगे, और नहीं ऐसी कोई बात नहीं है चित्रा जी, हमारी पूरी कोशिश है कि हर एक को फायदा पहुंचे और हर एक को जो लोग हैं इसके लिए जो है वो काम करेगी सरकार, आने वाले दिनों में जरूर काम करेगी। आप कोशिश क्या करेंगे? हम करेंगे, हम लोग क्यों नहीं करेंगे? आशुतोष जी आपके पास आते हुए, ठीक है जरा बाकी मेहमानों को भी शामिल करा लेती हूँ। आशुतोष जी आपके पास आते हुए, अब तो बकायदा कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि राम के नाम पर सिर्फ बीजेपी का हक नहीं है, वो बेवजह ढोल बजाकर इस तरह की बातें करती है। राम भगवान तो सभी के हैं। नाना पटोले महाराष्ट्र से कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है। तो ये राम नाम की सियासत को लेकर पार्टियां आगे क्यों बढ़ रही हैं? और इसके जरिए क्या वास्तव में आपको लग रहा है कि 2024 की सियासत में हिंदुत्व और राम के नाम का उसी तरह से वोटरों को लुभाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उसमें मिलेगी कामयाबी? आशुतोष जी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये 2024 के चुनाव की पूरी पीठिका लिखी जा रही है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मसले को, राम मंदिर के मसले को बहुत मजबूती के साथ उठाएगी, उसको रखेगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं इस बात को भी अंडरलाइन करता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने पिछले 10 साल का जो केंद्र का कार्यकाल है उसके ऊपर भरोसा नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, इसमें कोई दो राय नहीं, भारत दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से कोई दो राय नहीं। लेकिन उसका एक फ्लिप साइड भी है। वो फ्लिप साइड ये है कि आज की तारीख में भारत में जो जॉबलेसनेस है, जो बेरोजगारी का आंकड़ा है, वो 10.05% है, जो भारत के आजादी के इतिहास में कभी भी इतनी ज्यादा बेरोजगारी नहीं हुई थी। जो 20 से 24 साल के बच्चे हैं, जो जिनको नौकरी की सबसे ज्यादा तलाश होती है, वो 44% बेरोजगारी का आंकड़ा वहां पे है। आप बता दीजिए इतना बड़ा आंकड़ा पहले कब था? तो अगर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से अपनी बात पर यकीन है तो उन्हें
10 साल के जो उपलब्धियां हैं उनके ऊपर बात करनी चाहिए, डीमोनेटाइजेशन में बात करनी चाहिए, जीएसटी के ऊपर बात करनी चाहिए, लॉकडाउन के ऊपर बात करनी चाहिए थी। एक तथाकथित पत्रकार मैं सिद्धार्थ जी मैंने आपको गलत डेटा नहीं देना चाहिए। मैंने आप प्लीज सिद्धार्थ जी उनकी बात हो जाए, सिद्धार्थ जी प्लीज आशुतोष जी की बात हो जाए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। आप प्रवक्ता नए आए हैं, आप प्रवक्ता नए हैं, इसलिए कृपया मेरी बातों को सुन लीजिए, और अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं उसके लिए मदद नहीं कर सकता। ये सीएमआई का डेटा है और सीएमआई का डेटा दुनिया में वर्ल्ड ओवर एक्सेप्टेबल डेटा दिखाइए। मेरे को पता है, आपसे कह रहा हूं ना, डेटा दिखाइए। आप लच्छे मार के नहीं जा सकते। मैं आपसे बहस करने के लिए नहीं आया, माफ करिएगा, मैं आपसे बहस करने के लिए नहीं बात हो जाए सिद्धार्थ जी प्लीज, आशुतोष जी की बात हो जाए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फिर आप क्यों आए हैं बहस करने? ठीक है सिद्धार्थ जी आप बहस करने नहीं आए, छोड़ के चले जाइए। सिद्धार्थ जी प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। सिद्धार्थ जी मैं प्लीज गुजारिश कर रही हूँ दोनों ही लोगों से प्लीज सिद्धार्थ जी उनकी बात हो जाए, मैं आपके पास ही आऊंगी जवाब लेने के लिए, आप विस्तार से जवाब दीजिएगा। पहले आशुतोष जी की बात पूरी हो जाए। आशुतोष जी मैं दूसरों के मामले में नहीं बोलता हूँ, इसलिए कृपया बीजेपी के प्रवक्ता के बीच में ना बोले, डिस्टर्ब ना करें। मैंने कहा कि जो ये डेटा है ये 10.05% का है, ये सीएमआई का डेटा है जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल डेटा है। रूरल सेक्टर में 10.88% का जॉबलेसनेस है और अर्बन सेक्टर में 8 के आसपास है। प्रश्न इसी बात को लेकर उठता है कि जो ग्रोथ है, जो विकास है, इसके ऊपर क्या भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है? दूसरी तरफ जो सवाल आज बिहार के संदर्भ में खड़े किए जा रहे हैं उसका जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए। क्या पिछले लगभग 18 साल से आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अगर वहां आज भी 6,000 से कम लोगों को तनख्वाहें अगर मंथली आय है तो उसकी जवाबदेही किसकी है? ये प्रश्न तो लोग नीतीश कुमार से पूछेंगे, और अगर नीतीश कुमार इसका जवाब नहीं देंगे, अगर जीतन राम मांझी पर अगर गुस्सा होंगे तो उनकी गलती है। लेकिन बीजेपी को यह भी तो जवाब देना पड़ेगा कि 18 सालों में 15 साल तक वो नीतीश कुमार के साथ थे, तो वो अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है कि जब नीतीश कुमार के साथ है तब तो नीतीश कुमार सुशासन बाबू है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे सुशासन बाबू और जंगल राज से मुक्ति दिला दी। आज नीतीश कुमार के साथ नहीं है तो आपको उनकी बातें तकलीफ हो रही है। तो प्रश्न बहुत स्पष्ट है, 2024 के लिए विपक्ष की भी अपनी तैयारी है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी अपनी तैयारी है। सत्ता पक्ष राम मंदिर के मुद्दे को उठाएगी, हिंदुत्व के मसले को सवाल खड़े करेगी, और जो विपक्ष है वो कास्ट सेंसस के बारे में बातचीत करेगी। ठीक है सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए, जब साथ में रहे तो सुशासन बाबू और जब बिछड़ के दूसरी पार्टी में चले जाए तो फिर कुशासन बाबू कैसे हो सकते हैं नीतीश कुमार बीजेपी के लिए? देखिए चित्रा जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं बीच में उत्तेजित हो रहा था, पर कुछ कन्वीनियंस के साथ राजनीति करने वाले कुछ तथाकथित पत्रकार हैं, वो बहुत कन्वीनियंस के साथ देखते हैं। मैंने जब अपना पिछला वक्तव्य दिया था तो मैंने बताया कि बिहार ने अपने डेटा में बताया है कि 67% लोग वो कुछ नहीं करते हैं, या तो गृहिणी माना जा रहा है उनको, या फिर उनको विद्यार्थी माना जा रहा है। उस पर चिंता नहीं जताई। 1% लोग सरकारी नौकरी में, 1% लोग प्राइवेट नौकरी में। बिहार में सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। बिहार की डिबेट में आए आशुतोष जी और पूरी चुप्पी मार गए। बिहार सबसे अच्छा है, नीतीश जी सबसे अच्छा है। आज आपको बिल्कुल सुशासन बाबू है, शायद क्योंकि हमारे साथ नहीं है इसलिए आपको लग रहे हैं। ये जो कन्वीनियंस की राजनीति है ना, देश के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि हमें 9 साल के सर वक्त हमें इतने की इजाजत दे रहे हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। एक तरफ नाम का नाम और हिंदुत्व की राजनीति है राम के नाम के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ जाति को जो बढ़ावा दिए जाने की कोशिश या फिर आरक्षण के जरिए बात कही जा रही है कि 2024 का ये मास्टर स्ट्रोक खेल दिया गया है नीतीश कुमार की ओर से। किसको मिलेगी कामयाबी 2024 में, इस पर रहेगी नजर। लेकिन सत्ता के सेमीफाइनल में इन 5 राज्यों में किसकी होगी बड़ी जीत, इसकी जानकारी भी और हर एक खबर आज तक लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। इसी के साथ दंगल में जयपुर से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।